यूपी से गिरफ्तार अलकायदा के आतंकियों के निशाने पर था अयोध्या का राम मंदिर और मथुरा का धार्मिक स्थल। एटीएस को आतंकियों के पास से मिले हैं साजिश के नक्शे। लखनऊ में गिरफ्तार आतंकवादियों ने मात्र 2000 रुपए में बनाया था प्रेशर कुकर बम। बम बनाने के लिए इंटरनेट से ली थी ट्रेनिंग। राजस्थान के आमेर महल में बिजली गिरने से हुआ दर्दनाक हादसा। वॉच टावर में घूम रहे 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। दिल्ली में पानी की किल्लत पर राजनीति गर्म है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ आज दिल्ली बीजेपी ने जमकर प्रदर्शन किया। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की धूम। इस बार बड़े बड़े बैंड बाजों और लोगों के बिना ही निकल रही है यात्रा। बारिश के सैलाब और आसमान से गिरी मौत की बिजली से लेकर यूपी में अलकायदा की साजिश तक, हर खबर आपको सीधे फील्ड से दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। हिमाचल के धर्मशाला में कुदरत का कहर। बादल फटने से आई बाढ़ ने मचाई तबाही। पानी की तेज धार बह रही है और रास्ते में जो कुछ आ रहा है वो तिनके की तरह बहता जा रहा है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन धर्मशाला की हैं। इन दिनों बड़ी संख्या में सैलानी इस इलाके में पहुंच रहे हैं। सुबह हुई तेज बारिश के बाद भागसुनाग इलाके की तस्वीर इस तरह की हो गई। लोगों ने मोबाइल फोन कैमरे में बाढ़ की तबाही का वीडियो कैद किया। नाले ने रौद्र रूप धारण कर लिया, जिसके बाद शहर में पानी ने तबाही मचाई। होटल किनारे खड़ी गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बह गई। अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में घूमने जा रहे हैं या गए हैं तो पूरी सावधानी के साथ यात्रा करें, क्योंकि इस वक्त मॉनसून पूरे रौद्र रूप में दिख रहा है। जम्मू में भारी बारिश के बाद शहर बना समंदर। सड़क पर खड़ी गाड़ियां डूबी, जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश ने जम्मू शहर को डुबो दिया है। शहर के ज्यादातर इलाकों में हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे बारिश में गाड़ियां डूबी हुई हैं। रोड पर पार्क की गई गाड़ियों का आधा से ज्यादा हिस्सा पानी में डूब चुका है। गलियों में इतना पानी भरा हुआ है कि लग रहा है मानो नदी बह रही हो। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो जम्मू के रिहायशी इलाकों का है। कल तक जम्मू में गर्मी पड़ रही थी, लेकिन रात को मौसम बदला और फिर जो बारिश हुई उसने शहर की तस्वीर बदल दी। आने वाले कुछ और दिन इसी तरह से जम्मू और आसपास के इलाकों पर भारी पड़ सकते हैं। राजस्थान के आमेर महल में बिजली गिरने से हुआ दर्दनाक हादसा। वॉच टावर में घूम रहे 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। जयपुर के आसमान में इस तरह बिजली कड़की और 10 से ज्यादा लोगों की जान एक झटके में चली गई। जिन लोगों के ऊपर बिजली गिरी उनकी हालत इतनी दर्दनाक है कि हम घायलों की साफ तस्वीरें नहीं दिखा सकते। आमेर महल के वॉच टावर की ये वही जगह है जहां कल रात बिजली गिरी। यहाँ घूम रहे 35 से ज्यादा टूरिस्ट इसकी चपेट में आ गए। बिजली जब गिरी तो कई लोग झटके से टावर से उछलकर दूर दूर जा गिरे। कई घायलों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। लॉकडाउन के बाद घूमने निकले लोगों के साथ जयपुर में हुआ ये दर्दनाक हादसा वाकई डरा देता है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। यूपी में बिजली ने आसमान से बरपाया कहर। कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 40 से ज्यादा लोगों की जान गई। यूपी में बारिश के दौरान आसमान से ये कहर बरपा है। अलग अलग जिलों में बिजली गिरने से जो हादसे हुए उसमें 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। फिरोजाबाद की ये तस्वीर देखिए। यहाँ बिजली गिरने से 3 किसानों की मौत हो गई और एक गाय और भैंस की जान भी चली गई। कानपुर और उसके आसपास के जिलों में 18 लोगों की मौत हुई तो प्रयागराज में 14, कौशाम्बी में 4, आगरा में 3, उन्नाव में 2, प्रतापगढ़, वाराणसी और रायबरेली में एक मौत हुई है। मानसून आते ही खराब मौसम में हर साल यूपी, बिहार और एमपी में ऐसे ही आकाशीय बिजली कहर बरपाती है। मुंबई में पिछले 1 घंटे से अलग अलग इलाकों में जोरदार मूसलाधार बारिश जारी है और अब बारिश के बाद जलभराव भी शुरू हो गया है, क्योंकि मुंबई में बारिश हुई तो जलभराव तो होना ही है। और देखिए ये हिंद माता का इलाका, जहां पर पिछले 1 घंटे से जारी लगातार बारिश के बाद पानी इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आगे
रास्तों को आप देखेंगे कि गाड़ियां गुजरती हैं तो जोरदार प्रवाह से पानी आसपास गुजरता हुआ लोग जो आम जनजीवन में निकलते थे, अब देखिए घुटने भर पानी में चलने को मजबूर, क्योंकि बारिश हुई है तो आसपास के इलाके में पूरा पानी भरा हुआ है और जल भराव के बीच में गाड़ियां फंस रही हैं। गाड़ियों को ढकेलते हुए लोग, स्कूटियां फंस जा रही हैं, जो छोटी गाड़ियां गुजर रही हैं उनको ढकेलते, और इसके बाद बीएमसी के कर्मचारी आपको दिखाई देंगे जो यहाँ पर जो पानी निकालने के लिए संकरे जो नाले होते हैं उनको खोलते हुए और वहाँ पर खड़े होकर बीएमसी के कर्मचारी पानी निकालने की कोशिश करते हुए इस जल भराव के बीच में आम जो जनजीवन है जारी है। यूपी में आतंकी संगठन अलकायदा के मॉड्यूल के खुलासे से देश भर में हड़कंप। लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में ये आतंकी फिदायीन हमला करने की रच रहे थे साजिश। आतंकी मिनहाज अहमद, आतंकी मशीरुद्दीन, अलकायदा मॉड्यूल के ये वही दो आतंकी हैं जिन्हें लखनऊ के दुबग्गा इलाके में यूपी एटीएस ने ऑपरेशन चलाकर गिरफ्तार किया। यूपी एटीएस के मुताबिक दोनों आतंकी अलकायदा के अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े हैं। इनकी साजिश 15 अगस्त के आसपास फिदायीन हमला करने की थी। लखनऊ समेत यूपी के 6 जिले इनके निशाने पर थे। यूपी पुलिस पकड़े गए आतंकियों के हैंडलर उमर अलमंडी के बारे में भी सुराग जुटा रही है। उसका संबंध यूपी के संभल से बताया जा रहा है। यूपी से गिरफ्तार अलकायदा के आतंकियों के निशाने पर था अयोध्या का राम मंदिर और मथुरा का धार्मिक स्थल। एटीएस को आतंकियों के पास से मिले हैं साजिश के नक्शे। यूपी एटीएस को आतंकियों के पास से कई प्रमुख शहरों के नक्शे बरामद हुए हैं। अयोध्या के राम मंदिर के आसपास की रेकी के नक्शे आतंकियों के पास से मिले हैं। साथ ही काशी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों के नक्शे भी एटीएस को हाथ लगे हैं। नक्शों में अलग अलग जगहों पर निशान बनाए गए हैं, जैसे हमले वाली जगह चुनी जा रही हो। साथ ही टेलीग्राम और वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल की चैटिंग भी एटीएस को हाथ लगी है, जिसके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। एटीएस ने बीते 24 घंटों में 10 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। एटीएस यूपी के अलग अलग शहरों में लगातार छानबीन कर रही है। लखनऊ में गिरफ्तार आतंकवादियों ने मात्र 2000 रुपए में बनाया था प्रेशर कुकर बम। बम बनाने के लिए इंटरनेट से ली थी ट्रेनिंग और बम बनाने के लिए इन्हें नहीं मिला था कोई फंड। लखनऊ में गिरफ्तार दोनों आतंकवादियों से पूछताछ के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जब आतंकवादियों ने अपने आका उमर अलमंडी को बताया कि उन्हें बम बनाना नहीं आता है तो उन्हें इंटरनेट के जरिए बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई और बाकायदा यह भी बताया गया कि इस बम को बनाने का सामान स्थानीय मार्केट में आसानी के साथ मिल जाता है और इसे बनाने में ज्यादा पैसे भी नहीं लगते। इसके बाद अपनी जेब से पैसे खर्च करके इन लोगों ने यह प्रेशर कुकर बम बनाया था। सूत्रों के मुताबिक आरंभिक जांच के दौरान पाया गया कि बम बनाने में माचिस की तीलियों के बारूद का भी प्रयोग किया गया था। बम निम्न क्वालिटी का था, लेकिन भीड़ भरी जगह पर फटता तो काफी बड़ा नुकसान कर सकता था। एटीएस ने अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार करके एक नए मॉड्यूल का खुलासा किया है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल हैं। हम देखिए, ये तो पूरी इसमें पूछताछ होगी, जो लोग पकड़े गए हैं और जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं उनको कैसे ये संपर्क में आए आतंकवादियों के, जिन्होंने इनको इंडोक्ट्रिनेट किया है, रेडिकलाइज किया है, कैसे उनके संपर्क में आए और इनके साथी और कौन कौन हैं, और ये तमाम चीज़ें पता करके और फिर आगे बढ़ाई जाएगी। संभल से कनेक्शन निकल के आया सर, वेस्टर्न यूपी से, इसके अलावा कानपुर से भी इनके जुड़े हुए हैं तार, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। किस तरह से सर इस पूरी चीज़ों को लेकर के एक्शन हो रहा है? क्या कुछ टीमें बनाई गई हैं? क्योंकि ये बड़ा मसला है, लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार किस तरह से ये प्रदेश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले थे। नहीं, ये एटीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण केस है और बहुत अच्छी सफलता है और अभी इस पर बहुत काम करना बाकी है और इसके लिए हम लोगों ने अच्छे अधिकारी लगाए हैं, टीम्स बनाई हैं और इसमें जो भी आगे जानकारी डेवलप होगी उससे और अच्छे परिणाम सामने आएंगे। लखनऊ से गिरफ्तार आतंकियों पर राजनीति भी है भारी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उठाए सवाल तो योगी सरकार ने दिया उनको जवाब। ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता।
समाजवादी पार्टी से यही उम्मीद कर सकते हैं जो उन्होंने कहा कि हमें उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं है, तो इन्हें आतंकियों पर भरोसा है, क्योंकि जब ये सरकार में आते हैं तो ये कहते हैं कि ये इनोसेंट हैं, इन पर से हम मुकदमे हटा लेंगे। तो समाजवादी पार्टी से यही उम्मीद की जा सकती है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में रहकर उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं और चंद दिन बाद अभी चुनाव में आएंगे तो यही सुरक्षा एजेंसियां उनको सुरक्षा भी मुहैया कराएंगी। इससे पहले यूपी में जब धर्म परिवर्तन के रैकेट का खुलासा हुआ था, तब भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जमकर बयानबाजी हुई थी। पाकिस्तान में छिपे आतंकी पहले ड्रोन के जरिए गिराते हैं सीमा पार से हथियार और बम की खेप, जिसे ट्रक में रखकर कश्मीर घाटी ले जाया जाता है। हुआ है ये बड़ा खुलासा। जम्मू पुलिस के कब्जे में आए इस ट्रक से आतंक का सामान मिला है। इस ट्रक में पिस्टल और 2 हथगोले छिपाकर कश्मीर घाटी ले जाए जा रहे थे। इन हथियारों को बॉर्डर पार से ऐसे ड्रोन से गिराया गया था, जिसे बाद में कश्मीर ले जाया जा रहा था। लेकिन जम्मू में चेक पॉइंट पर पुलिस की चौकसी की वजह से आतंकियों की इस चाल का पर्दाफाश हो गया। ड्रोन से हथियारों की सप्लाई आतंकी काफी देर से कर रहे हैं। आतंकी जानबूझ के ऐसे ट्रकों में हथियारों की छोटी खेप रखते हैं ताकि पकड़े जाने पर कम हथियार जब्त हों। 5 साल बाद जनता के दरबार में हाजिर हुए नीतीश कुमार। कोरोना गाइडलाइंस का पूरा रखा गया ख्याल। जिनका रजिस्ट्रेशन पहले हुआ उन्हीं की हुई एंट्री। 5 साल बाद पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आम जनता से सीधे रूबरू हुए। पहले मुख्यमंत्री निवास में लगने वाला जनता दरबार इस बार मुख्यमंत्री सचिवालय में लग रहा है। नीतीश कुमार से मिलने वाले फरियादियों का कोरोना टेस्ट भी कराया जा रहा है। इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, लिहाजा जिनकी कोई जरूरत नहीं थी उन्हें इस इलाके में जाने की इजाजत नहीं है। पब्लिक में अपनी छवि बेहतर बनाने के लिए सीएम ने जनता दरबार शुरू किया है, जो कि हर महीने के पहले 3 सोमवार को लगेगा। जनता दरबार में एंट्री के लिए मोबाइल ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है और जिस विभाग से समस्या है, सोमवार को अलग अलग विभागों की समस्याओं को नीतीश कुमार सुनते हैं। सीएम नीतीश ने जनता दरबार के दौरान 2 बड़े बयान भी दिए। नीतीश ने कहा कि आरसीपी सिंह के मंत्री पद को लेकर जेडीयू में कोई मतभेद नहीं है। साथ ही देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर चल रही चर्चा को लेकर कहा कि कानून से जनसंख्या को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बात में कितनी सच्चाई है कि आपने आरसीपी सिंह को बधाई नहीं दी फोन करके उनके मंत्री बनने पर? सब बात पर छोड़िए सर, लेकिन सर इसमें कंट्रोवर्सी हो रही है। सब ऐसा ऐसी हमारे पार्टी के कैसे नहीं कह रहे कि बधाई नहीं दिए, तो ये सबको कुछ को मालूम रहता नहीं, ऐसे ही बोलते रहता है, सब कोई बात नहीं। जनता दरबार हुआ हमारे पार्टी में सब कोई इशू नहीं है। 2016 में जो जनता दरबार हुआ, आज जो हुआ, तो आपका हम लोगों को मालूम भी नहीं तो बधाई नहीं दी, इसका पता है। ऐसे पूछ ले वहाँ दिए कि नहीं दिए, लेकिन तरह तरह की बात चर्चा तो है कि आपने नहीं दी बधाई। ये नहीं, सब बात फालतू है, पता नहीं क्यों सब ऐसी चीजों की चर्चा होती है। इसका कुछ उनको जो लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत जो हम पूरा का पूरा करते हैं कि 2040 तक जरूर ये वृद्धि नहीं रहेगी और उसके बाद घटना शुरू हो। तो इस तरह से जब बात है तो हम लोग तो इसी पर काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग लगता है खाली कानून बना देंगे और उससे हो जाएगा, तो वो तो अपना सोच है अपना। हम लोगों का सोच बहुत साफ है कि कैसे हम कर सकते हैं प्रजनन। 22 साल पुराने बिहार के कुख्यात सेनारी नरसंहार केस के आरोपियों को बरी करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। बिहार सरकार ने दी है हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती। साल 1999 में 18 मार्च को तब के जहानाबाद जिले के सेनारी में नरसंहार हुआ था। नक्सली हमले में जाति विशेष के 34 लोगों की हत्या की गई थी। हमले के सभी 13 आरोपियों को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था। इसके बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। कोर्ट ने अर्जी स्वीकार करते हुए नोटिस जारी किया है। 2016 में निचली अदालत ने मामले के 10 आरोपियों को मौत की सजा दी थी, लेकिन 21 मई को पटना हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। क्या महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने इशारों में
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर उनकी जासूसी करने का आरोप लगाया है। यह महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार में कांग्रेस भी शामिल है, लेकिन नाना पटोले एक के बाद एक हमले अपनी ही गठबंधन सरकार पर कर रहे हैं। अब नाना पटोले ने कहा है कि सीएम उद्धव ठाकरे और डिप्टी सीएम अजित पवार मुझ पर नजर रख रहे हैं। अजित पवार पर भी नाना पटोले ने निशाना साधा है और कहा है कि वो अपने कार्यकर्ताओं से बात तक नहीं करते। इससे पहले नाना पटोले खुद को सीएम उम्मीदवार बताकर अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। अब जिस तरह का ताजा बयान उन्होंने दिया है, देखना होगा कि क्या ये ताजा बयान गठबंधन में कोई दरार डालता है। दिल्ली में पानी की किल्लत पर राजनीतिक गर्म है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ आज दिल्ली बीजेपी ने जमकर प्रदर्शन किया। पानी की ये बौछार पानी के संकट के खिलाफ प्रदर्शन पर छोड़ी जा रही है। तस्वीरें हैं दिल्ली की। दिल्ली में आज इस तरह बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला तो प्रदर्शनकारियों को काबू में लाने के लिए पानी की बौछार छोड़ी गई। बीजेपी ने पानी पर केजरीवाल सरकार से जवाब मांगा है। दिल्ली की जनता पानी की प्यास से तड़प रही है। लोगों को साफ स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है और दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार पॉलिटिकल टूरिज्म पर है। दिल्ली की जनता का हाल बेहाल है। दिल्ली के इस पानी संकट के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार हरियाणा को जिम्मेदार ठहरा रही है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि दिल्ली को उसके हिस्से का पानी हरियाणा से नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से ये संकट मंडरा रहा है। मुंबई में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कितनी धीमी है और वैक्सीन लगवाने आ रहे लोगों को कितनी तकलीफें हो रही हैं, उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। पहले 3 दिनों तक मुंबई में वैक्सीनेशन बंद था क्योंकि मुंबई में वैक्सीन की किल्लत थी। 1,35,000 डोज वैक्सीन के मुंबई में दिए गए हैं, जिसका वितरण हुआ और उसके बाद मुंबई के तमाम जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं वहां आज से वैक्सीनेशन फिर से शुरू हुआ है। लेकिन तस्वीर आप देख लीजिए, ये मुंबई के गोरेगांव का नेस्को सेंटर है। नेस्को सेंटर में ये जानकारी दी गई कि सिर्फ 100 डोज वॉक इन के लिए उपलब्ध है, 100 डोज जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं उनके लिए उपलब्ध है। ऐसे पर ये जो लोग खड़े नज़र आ रहे हैं, उनकी ये वो लोग हैं जो सुबह 5 बजे से 6 बजे से कतार में खड़े थे, लेकिन वैक्सीन नहीं मिलने की वजह से ये अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि हमें 3 दिनों के पहले 4 दिन पहले का टोकन मिला हुआ है। वो उस टोकन पर जब वो आए थे तब उस दिन बताया गया था कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। आज जब आए हैं तो उन्हें वापस लौटाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। गुजरात के अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विजय रूपानी रथ यात्रा में हुए शामिल। आज सुबह इस तरह गृह मंत्री अमित शाह मंगला आरती में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना भी अमित शाह ने की। शाह अपने परिवार के साथ यहां पहुंचे थे। जगन्नाथ मंदिर के हाथी को भी अमित शाह ने अपने हाथों से खाना खिलाया। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी रथ यात्रा शुरू होने की पूजा में शामिल हुए। रूपानी ने परंपरा के अनुसार यहां पर पहिंद विधि यानी सफाई भी की। अहमदाबाद में कोरोना नियमों के पालन के साथ रथ यात्रा को निकलने की अनुमति प्रशासन ने दी थी। हालांकि रथ यात्रा में शामिल हुए कई लोगों का कोरोना टेस्ट भी किया गया। बाढ़ बारिश से चीन भी हुआ परेशान। तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश ने चीन के एक बड़े हिस्से को बाढ़ में डुबो दिया। पहले चीन के बीजिंग की ये रात की तस्वीरें देखिए। यहाँ तूफानी बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं और बड़ी बड़ी इमारतें जैसे कांप रही हैं। अब देखिए चीन की दिन की तस्वीरें। बारिश के बाद कैसे यहाँ बाढ़ आ गई। चीन के सिचुआन प्रांत को सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहाँ करीब 6 लाख लोग जैसे बेघर हो गए हैं। चीन के मौसम विभाग के मुताबिक खराब मौसम से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम के खतरे को देखते हुए बीजिंग में भी पर्यटकों के आने पर रोक लगाई है। चीन मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन भारी बारिश होगी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली की कुर्सी छीनी। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने केपी ओली को प्रधानमंत्री पद से हटाकर दूसरे नेता देउवा को प्रधानमंत्री बनाने का आदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की इन पुरानी तस्वीरों में दिख रहे ये नेपाल के शेर बहादुर देउवा हैं,
जो अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा पीएम केपी ओली को हटाने का आदेश दिया है। साथ ही केपी ओली ने जो संसद विघटन किया था उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। भारत को लेकर केपी ओली की गलत बयानी की वजह से नेपाल में अस्थिरता का माहौल था। ओली अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर हथकंडा अपना रहे थे, लेकिन अब वहां पर सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला है। पाकिस्तान में एक बार फिर जबरन धर्म परिवर्तन के नए मामले उजागर हुए हैं। एक साथ करीब 60 हिंदुओं को इस्लाम कबूल करवाया गया है। यह वीडियो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मीरपुर और मीठी इलाके का है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अब्दुल रहमान निजामानी नाम का मौलवी 60 हिंदुओं को कलमा पढ़ा रहा है और उनका धर्मांतरण कर रहा है। ये वीडियो 7 जुलाई 2021 का बताया जा रहा है। बड़े पैमाने पर हुए इस धर्म परिवर्तन के पीछे सिंध के कुख्यात मौलवी मियां मिट्ठू और अब्दुल रऊफ निजामानी का हाथ बताया जा रहा है। मियां मिट्ठू पाकिस्तान में गरीब हिंदू लड़कियों के अपहरण और जबरन धर्मांतरण के लिए कुख्यात है। गौरतलब है कि बीते दिनों इमरान खान सरकार ने एक संसदीय समिति का गठन किया था जिसका काम था जबरन धर्म परिवर्तन को रोकना, मगर जाहिर तौर पर यह कदम नाकाम साबित हुआ क्योंकि इमरान खान निजाम में धर्म परिवर्तन का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बाढ़ बारिश से चीन भी हुआ परेशान। तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश ने चीन के एक बड़े हिस्से को बाढ़ में डुबो दिया। पहले चीन के बीजिंग की ये रात की तस्वीरें देखिए। यहाँ तूफानी बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं और बड़ी बड़ी इमारतें जैसे कांप रही हैं। अब देखिए चीन की दिन की तस्वीरें। बारिश के बाद कैसे यहाँ बाढ़ आ गई। चीन के सिचुआन प्रांत को सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहाँ करीब 6 लाख लोग जैसे बेघर हो गए हैं। चीन के मौसम विभाग के मुताबिक खराब मौसम से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम के खतरे को देखते हुए बीजिंग में भी पर्यटकों के आने पर रोक लगाई है। चीन मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन भारी बारिश होगी। सीधे फील्ड से खबरों में अभी इतना ही। रात 10:30 बजे वापस हाजिर होंगे खबरों की एक नई डोज लेकर सीधे फील्ड से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।